स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की मैथ्स की बुक का इंडेक्स। अब देखो इंडेक्स क्यों पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th की मैथ्स की बुक की सीरीज। मीन्स जो 1 से लेके ये 13 तक जितने भी चैप्टर हैं उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैनल पर। मीन्स जो रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक, जितने भी ये चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर्स को आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अब जैसे कि अब हम शुरू करने जा रहे हैं इस सीरीज को, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई कितने चैप्टर हैं इसमें और हर एक चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। मीन्स ब्रीफ में हम एक बार माइंड मैप बना लेते हैं इस इंडेक्स का, ताकि जब हम पढ़ेंगे इस चीज को तो हमें ये पता रहे कि अभी हमें कितने चैप्टर्स और पढ़ने हैं और अगले चैप्टर्स में हमें क्या पढ़ना है। तो इससे क्या होगा कि हमारे दिमाग में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी कि अगले चैप्टर में ये चीज हम पढ़ने वाले हैं या अगले चैप्टर में ये चीज आने वाली है। क्या ये अगले चैप्टर में जो चीज है वो पहले वाली चीज से लिंक है या नहीं है। अगर ये चीज आपके दिमाग में रहेगा तो चैप्टर को समझने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ये जो हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, सीरीज के बारे में पहले बता देते हैं कि हम इसमें 13 वीडियो बनाएंगे और उस 13 वीडियो में 13 वीडियो मीन्स 13 प्लेलिस्ट बनाएंगे। सॉरी बच्चों, वीडियो नहीं, 13 प्लेलिस्ट बनाएंगे। उस 13 प्लेलिस्ट में हर एक चैप्टर के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ताकि आपकी जो एनसीईआरटी की बुक हो या जो आप सीबीएसई का पेपर देना चाहते हो या कोई अदर बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हो, तो उससे आपको क्या होगा, आपके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, और ताकि आप जो कोई एंट्रेंस का एग्जाम भी देना चाहते हैं तो उसमें भी आपको हेल्प मिल सके। क्योंकि एंट्रेंस का एग्जाम में अगर देना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले बेसिक्स आपके क्लियर रहने चाहिए। तो इसलिए हम इस पूरे के पूरे जो 13 चैप्टर है उस चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। और सबसे पहले जो प्लेलिस्ट होगी उस प्लेलिस्ट में हम हर एक चैप्टर का माइंड मैप देंगे। माइंड मैप देने का क्या मतलब है कि मीन्स हमें ये पता रहना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या क्या है, इस चैप्टर का डेली यूज क्या है या इस चैप्टर का डेली लाइफ में क्या यूज है, इस चैप्टर का इन बाकी चैप्टर से क्या लिंक है। इन सारी चीजों के बारे में हम देखेंगे कि इस चैप्टर का इन सब चैप्टर से कोई लिंक है या नहीं है, इस चैप्टर को उससे कैसी कैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। एक मीन्स ब्रीफ इंट्रो होगा हर एक चैप्टर के बारे में, ताकि हर एक चैप्टर का माइंड मैप आपके दिमाग में बना रहे और आप जब इस चैप्टर को पढ़ो तो आप जस्ट 10 मिनट या 15 मिनट में इस चैप्टर को खत्म कर दो। क्योंकि अगर आपके दिमाग में एक इमेज बनी रहेगी हर एक चैप्टर की तो वो चैप्टर आपको ईजी लगेगा, ये गारंटेड है। अब देखो बच्चों, तो ऐसे ही हम 13 प्लेलिस्ट बनाएंगे और इस 13 प्लेलिस्ट में हर एक चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो जैसे पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। अब देखो रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है, रिलेशन एंड फंक्शन के डेली लाइफ में क्या यूज है। मीन्स देखो रिलेशन, जैसे आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा सेट का क्या यूज है इस रिलेशन एंड फंक्शन में। रिलेशन एंड फंक्शन को समझने के लिए सेट को कितना समझना चाहिए हमें। और ये जो रिलेशन है, रिलेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, जैसे आपके रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, तो जो डिफरेंट टाइप के रिलेशंस होंगे उस सारी चीजों के बारे में बात करेंगे हम। फिर हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। देखो बच्चों, फंक्शंस आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे यूज हो रहा है। मींस फंक्शन आपकी मैक्सिमम जो चैप्टर है वहां पे यूज हो रहा है। जैसे आपकी ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, हर कहीं ना कहीं ये फंक्शंस इस सारे चैप्टर में यूज होगा। इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो और ये लीनियर प्रोग्रामिंग, देखो हर जगह ये फंक्शन का यूज होगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे फंक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, फंक्शन के सब टॉपिक्स क्या है और फंक्शन का यूज कहाँ है। फिर उसके बाद हम देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में देखेंगे बच्चों, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था 10th क्लास से हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते आ रहे हैं और 10th क्लास से हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें पता है कि
इसमें कुछ ना कुछ हम रेशियोज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, साइड के रेशियोज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। जब 11th क्लास में आते हैं तो वही पहले हम 10th क्लास में 0 से लेकर 90 तक के बारे में बात कर रहे होते हैं रेशियोज़ के, बट जब हम 12th क्लास में आते हैं तो यही 0 से हम 360 के बारे में बात कर रहे होते हैं रेशियोज़ के बारे में, और यही 360 n 360 हो जाता है। मीन्स एक राउंड फिर राउंड, मीन्स हम इस चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। हालांकि हमने ये चैप्टर क्लास 11th में पढ़ रखा है, बट हम थोड़ी सी इसमें बात करेंगे ताकि हमें ये जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसको समझने में कोई दिक्कत ना आए। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है x = tan y, एक फंक्शन है ये ट्रिग्नोमेट्री का, बट इसमें हम ये पढ़ेंगे कि x y = tan इनवर्स x, कुछ इस तरीके का फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद हम बात करेंगे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स की, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। अब देखो बच्चों, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का कहाँ यूज है, क्या सब टॉपिक्स है इसमें, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। अब जैसे बच्चों आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, जिसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड पढ़ते हैं। बट अब क्या करेगा, ये जो मैट्रिक्स होगा उन सारी प्रॉब्लम्स को विदाउट एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज किए बगैर हम मैट्रिक्स को यूज करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या करेगा, ये हमारा टाइम बचाएगा और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो होगी उसको सॉल्व करने में भी ये हेल्प करेगा। जैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी लीनियर इक्वेशंस की, उसको भी सॉल्व करने में ही हमें हेल्प करेगा। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चों, देखो इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। और जो डिटर्मिनेंट है तो इन दोनों में डिफरेंस बहुत ही ज्यादा, बट कुछ ये सेम लगेगा रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, या रिप्रेजेंटेशन जैसे कर रहे होंगे, तो इसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम कुछ इस तरीके से यूज करेंगे। देखो बच्चों, ये दोनों चैप्टर आपकी क्लास 12th की मैथ्स की बुक के सबसे इजी चैप्टर हैं, और ये क्या है, एक तरीके से टूल्स हैं। क्या है, एक तरीके से ये टूल्स हैं। और किस तरीके के टूल्स, जैसे लीनियर इक्वेशंस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये टूल्स हैं। मींस एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ टूल्स हैं। ठीक है बच्चों, और इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे चैप्टर में। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देखो बच्चों, हमने क्लास 11th का चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पढ़ा है। अब उसमें हमने थोड़ी बहुत कॉन्टिन्यूटी, लिमिट्स वगैरह के बारे में बात करी है, बट अब यहां पे हम क्या देखेंगे, एनहेंस्ड वर्जन या एडवांस वर्जन जिसे कहा जाएगा उस चैप्टर का। इसमें क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएशन सीखेंगे। और डिफरेंशिएशन देखो बच्चों, उसमें हमने पढ़ा था फर्स्ट डेरिवेटिव रूल। फर्स्ट डेरिवेटिव रूल का क्या मतलब है, जैसे हमारे पास एक फंक्शन था, अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे थे तो लिमिट x टेंड्स टू h, और फंक्शन है x प्लस h एंड f(x) अपॉन में h। इस तरीके के कुछ फंक्शंस पढ़े थे हमने डेरिवेटिव कि किसी फंक्शन को कैसे डेरिवेट किया जाता है। अब देखो, हमें मालूम तो है sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। ये चीज हम पढ़ेंगे, बट उस चीज को पढ़ने से पहले हम एक बार इस चीज को देखेंगे कि वो sin x का डेरिवेटिव cos x कैसे आया बाय द मेथड ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। हम ये भी पढ़ेंगे कि भाई जैसे हमारे पास एक फंक्शन है y = x की पावर n, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो फंक्शन हो जाएगा हमारे पास dy अपॉन में dx n x n-1। इसको भी हम देखेंगे कि ये चीज बाय द मेथड ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे आई। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मीन्स हमने पढ़ तो लिया कि भाई कोई एक चीज है, उसको टुकड़ों में काट दिया हमने या टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, बट उसका यूज कहाँ है, उसकी एप्लीकेशंस कहाँ है। देखो जनरली आप लोगों से सुनते आए हो कि भाई मैथ्स का यूज कहाँ होता है डेली लाइफ में, बस यूं ही पढ़ाया जाता है। नहीं मेरे भाइयों, बिल्कुल यूज होता है। इस चैनल पे हम यही चीजें देखेंगे कि भाई कहाँ पे इन सारी चीजों का यूज हो रहा है, कहाँ डेली लाइफ में कहाँ चीजों का यूज हो रहा है। जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, अगर सपोज करो
अगर ये जो डेरिवेटिव है इसमें हम पहले फॉर्मूले देखेंगे, फॉर्मूले को यूज इसमें इस चैप्टर में देखेंगे फॉर्मूले क्या होता है, फिर उसी चीज को हम देखेंगे कि यूज कहां पे होता है, किसी भी चीज के लिए मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकाला जा सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है। मान लो अगर मेरे पास एक शीट है, उससे मैं कोन बनाता हूं, तो मेरी उस कोन की हाइट कितनी होनी चाहिए और उस कोन का रेडियस कितना होना चाहिए कि उसमें मैक्सिमम वॉल्यूम आ सके, ये चीज कौन बताएगा हमें, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। देखो बच्चों, अब जैसे कि आप बीटेक करते हो या मान लो कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में जाते हो, तो वहां पे क्या होगा कि जैसे मान लो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, मींस आपको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दे दिया जाए कि उस सॉफ्टवेयर से क्या है कि आपको कुछ इनपुट देना है और इनपुट से कुछ इनपुट देने हैं, उस इनपुट से आपको मैक्सिमम वैल्यूज निकालनी है, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, तो उसके लिए आपको कोड करना पड़ेगा। उस कोड करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि भाई किस तरीके के फॉर्मूले यूज होंगे इस कोडिंग में या इस एल्गो में, किस तरीके का फॉर्मूला या किस तरीके के मैथ के टूल यूज होने वाले हैं। तो और ये आप उतने अंदर ना जाते हुए भी हम डायरेक्टली या सिंपली इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि भाई डेली की लाइफ में क्या यूज है। कि सपोज करो अगर मैं एक आपको शीट देता हूं, उस शीट से मैंने बोला कि आपको भाई क्यूब बनाना है या आपको क्यूबॉइड बनाना है, तो आपकी लेंथ ब्रेथ हाइट कितनी होनी चाहिए कि उसमें मैक्सिमम वॉल्यूम आ सके। तो ये सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में। अब देखो बच्चों, ये जो चैप्टर है इंटीग्रल, जनरली कहा तो जाता है कि ये इसका इनवर्स होता है, मींस जो डिफरेंशिएशन होता है उसका इनवर्स पार्ट होता है इंटीग्रल। अब देखो बच्चों, ये बात सच भी है कि अगर हम किसी चीज को टुकड़ों में तोड़ते हैं तो उसी अगर हम टुकड़ों को जोड़ेंगे तो एक नया पार्ट, मान लो एक शीट थी, उसको हमने टुकड़ों में जोड़ा, टुकड़ों में तोड़ा, तो वो बन जाएगी, हो जाएगी डेरिवेट या डिफरेंशिएट हो जाएगी। फिर उसी को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगी, इंटीग्रल्स। अब देखो बच्चों, अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आएगी तो आप इंटीग्रल्स बहुत ही आराम से कर लोगे। जैसे आपके पास ये फंक्शन है y इज इक्वल टू, अगर सपोज करो अगर एक डिफरेंशिएशन है आपके पास, एक फंक्शन था हमारे पास, देखो हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dx का 2x, ठीक है बच्चों। और इंटीग्रल हमें क्या बताएगा, इसी चीज को इंटीग्रेट करना, मींस यही जो dy अपॉन में dx 2dx हो जाएगा। इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 2x स्क्वायर अपॉन में 2, मीन्स एक्स स्क्वायर। मीन्स जिस चीज को हमने एक बार, देखो इस चीज को हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट, फिर इसी चीज को हमने क्या किया, ये जो डिफरेंशिएट था, और इसी डिफरेंशिएशन को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो सेम यही वाली वैल्यू मिलती है कि नहीं मिलती है। देखो इस चीज को डिफरेंशिएट किया, ये वैल्यू मिली, और उसको हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया, और इसको क्या किया हमने, डिफरेंशिएट। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो सेम वही वैल्यू मिल जाती है, तो मीन्स वाइस वर्सा, मीन्स उसका इनवर्स होता है, ठीक है, इंटीग्रल्स। अब बात करते हैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। भाई मैथ पढ़ते हो रहे हो पर इसका यूज क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का डेली लाइफ में इसका क्या यूज है। देखो बच्चों, थोड़ा सा ब्रीफ बताता हूं कि कहां पे इसका यूज करेंगे हम। देखो सपोज करो अगर मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, इसके मेरे पास लेंथ है और ब्रेथ है, मुझे इसका एरिया निकालना है, तो मैं निकाल दूंगा L इंटू बी, ये एरिया निकल जाएगा। अब देखो मेरे पास एक कर्व है इस तरीके की, अब मुझे इस कर्व के अंदर का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, वो चीज हमें बताएगा ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। मींस किसी भी कर्व के अंदर का एरिया निकाल सकते हैं या किसी भी स्लोप के अंदर का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से। इसका हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है, इस चीज को भी बारे में हम देखेंगे। इसमें भी अब देखो, ये जब हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ेंगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या पढ़ना पड़ेगा कि भाई सर्कल की इक्वेशंस, एलिप्स की इक्वेशंस, सर्कल की, एलिप्स की, पैराबोला की इक्वेशंस, और वो भी इक्वेशंस क्या भी एक फंक्शन होंगे, वो भी क्या होंगे, एक फंक्शन होंगे, और वो भी किससे लिंक कर रहे होंगे, हमारे फर्स्ट चैप्टर से लिंक करके। मींस सारे के सारे चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि अगर ये चीज आप पढ़ रहे हो तो अगले चैप्टर में ये चीज यूज होने वाली है। अगर आपके दिमाग में एक माइंड मैप बन जाएगा उस चीज का, तो वो चीज बहुत ही ज्यादा इजी लगने वाली है। अगर सपोज करो कि हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं और आगे के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है क्या चीज है, तो आपको थोड़ा सा एक मन में डर रहेगा कि क्या अगला चैप्टर कैसा होगा, टफ होगा या ईजी होगा। बट अगर हम पहले ही बात कर लेंगे कि ये चीज ऐसे ऐसे होने वाली है, तो आपके मन से डर निकल जाएगा और ये चीजें और आसान लगने लग जाएंगी, ठीक है बच्चों। अब देखो उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर
जनरली क्या होता है कि जो 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां ये चैप्टर एक जैसे ही हैं। ये क्या है, ये एक तरीके से कैलकुलस का पार्ट है। इनको कहा जाता है बच्चों कैलकुलस। क्या कहा जाता है? कैलकुलस। ये कैलकुलस का ही पार्ट है। अब बट इसमें क्या है कि जैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये देखो ये तो ये बहुत बड़ी ब्रांच ही है एक तरीके से। जब आप और बड़ी क्लासेस में जाओगे तो इसके बारे में पढ़ोगे, आप जब इंजीनियरिंग वगैरह करोगे तो इस चीज़ के बारे में जानोगे कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशंस का कहाँ पे यूज़ है, और बहुत ही अच्छे अमाउंट में इसका यूज़ है। सर्किट्स के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है बच्चों, बट यहाँ पे हमें उतना नहीं जाना है। बस इसमें हमें पढ़ना है कि भाई डिग्री क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। कुछ जो सिंपल चीज़ें हैं उनके बारे में जानेंगे। अब जैसे कि देखो इस फंक्शन में, ये फंक्शन था हमारे पास y = x² + 2। मान लो इसमें हमारे पास 2 कांस्टेंट भी था। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dy/dx x 2x + 0। देखो बच्चों, अगर जिस बच्चे को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं समझ में आ रहा है, भाई मैं बिल्कुल 0 से समझाऊंगा इस चीज़ को। बट मैं जिन बच्चों के पास साइंस है, मींस जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है, उनको थोड़ा बहुत ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि हमें इस चीज़ों को देख रहा है। जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है बच्चों, कोई बात नहीं, हम इस चीज़ को बिल्कुल डिटेल में देखेंगे, बिल्कुल शुरू से चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, बट अगर जिन बच्चों को ये चीज़ समझ में आ रही है, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत भी देखा है फिजिक्स में, 11th की फिजिक्स में, तो वो इस चीज़ को अगर रिलेट कर पा रहे हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड। अदरवाइज हम इसको बहुत ही डिटेल में देखेंगे। अब जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं dy = 2x, अब इसको 2x का dx इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या है बच्चों, y = 2x + c। तो ये जो c की वैल्यू क्या थी वो हमें बताएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बताएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन। मींस जो कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट को ये सॉल्व करना सिखाएगा हमें डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो मींस ये जो 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां ये एक ही टॉपिक के पार्ट कह सकते हो, या यानी कैलकुलस का पार्ट कह सकते हो। ठीक है, ये कैलकुलस ही कहलाते हैं ये। ठीक है बच्चों, देखो ये जो हम मैथ पढ़ेंगे ना, ये मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट हम चीज़ें को देखेंगे कि भाई इनका डेली लाइफ में क्या यूज़ हो रहा है, या डेली की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कहाँ पे ये यूज़ हो रहे हैं। जो डेली के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है इन मैथड से। हम इसमें ये रट्टू तोता वाली चीज़ें नहीं करेंगे कि भाई इसको मैथ पढ़ ली, मैथ को पढ़ने के बाद कहीं कोई यूज़ ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे। अगर ऐसा रट्टू तोता वाली चीजें करेंगे तो क्या होगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उसमें हमें डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। अब देखो नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा वेक्टर अलजेब्रा। देखो बच्चों, ये वेक्टर अलजेब्रा जो चैप्टर है, वेक्टर अलजेब्रा ये बिल्कुल ही नया होता है, बिल्कुल ही नया होता है कुछ बच्चों के लिए। कुछ बच्चों का इन द सेंस का मतलब ये है कि जैसे जो साइंस बैकग्राउंड से बच्चे होंगे उन लोगों ने तो वेक्टर अलजेब्रा थोड़ा बहुत जानते हैं, बट जो कॉमर्स बैकग्राउंड से बच्चे होंगे, कोई बात नहीं बच्चों, डरने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में हम बिल्कुल बेसिक से जानेंगे, बिल्कुल डिटेल में जानेंगे, और इसको भी हम देखेंगे कि भाई इसका डेली लाइफ में क्या यूज़ है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं भी हो फिर भी आपको पता तो रहना चाहिए कि भाई ये डेली लाइफ में कहाँ यूज़ हो रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, इस चीज़ को यूज़ क्या है इन सारी चीज़ों का। ठीक है बच्चों, अब देखो वेक्टर अलजेब्रा में, और अगर सिर्फ नंबर लाने के लिए, पास होने के लिए, अच्छे नंबर आ जाएं, ज़्यादा नहीं समझना है, तो उसके लिए आपको क्या है, ये तीसरा चौथा चैप्टर, 10वां 11वां 12वां मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स, वेक्टर अलजेब्रा, 3D ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत ही आसान चैप्टर हैं। आप मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हो इसमें। ठीक है बच्चों, जैसे डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, कुछ मेन टॉपिक्स है उसके बारे में देख लेंगे, डायरेक्शंस के बारे में देख लेंगे। मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं कि जो सिर्फ मार्क्स स्कोर करने के लिए वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, बट हम इसमें डिटेल में बात करेंगे जो बच्चे समझने के लिए भी पढ़ रहे हैं कि मीन्स वेक्टर अलजेब्रा क्या है, 3D ज्योमेट्री क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, मैट्रिक्स क्या है, डिटरमिनेंट्स क्या है, डिटेल में देखेंगे हम इस चीज़ों के बारे में डेली लाइफ के लिए। अब 3D ज्योमेट्री क्या है? 3D ज्योमेट्री वो चीज़ होगी बच्चों, ठीक, जैसे 3D ज्योमेट्री, देखो 3D ज्योमेट्री में हम ये चीज़ देखेंगे, 3D ज्योमेट्री में हम ये चीज़ को देखेंगे कि भाई जैसे अब तक आपने क्या देखा है, 2D के बारे में चीज़ों को देखा है। किसके बारे में? 2D के बारे में। मीन्स आपके पास क्या होता था कि मान लो सपोज करो
इस तरीके के कोऑर्डिनेट्स होते थे। मान लो ये पॉइंट ए होता था और ये बी होता था, ये पॉइंट, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू होती थी और यहाँ x1 y1 ले लो, ठीक है, इस तरीके की कुछ वैल्यूज होती थी। अब क्या हुआ, अब हम पढ़ेंगे 3D में इसी चीजों को, इन्हीं चीजों को हम 3D में पढ़ेंगे। मींस एक और हमारे पास कोऑर्डिनेट हो जाएगा और इस कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक z कोऑर्डिनेट। कैसा कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट। ये z1 हो जाएगा, सॉरी ये z1 हो जाएगा और ये z कोऑर्डिनेट, मींस ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। अब इनके बीच में हम डिस्टेंस निकालना सीखेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला सेम बच्चों, बिल्कुल आपने जो आपने 2D में चीजें पढ़ी है सेम डिट्टो इसमें आपको 3D में दिखेंगी। यहां पे भी हम mn का रेशियो निकालेंगे कि भाई एक लाइन है उस किस रेशियो में काट रही है। भाई ये इसका तो आप तो डेली लाइफ में इसका यूज देखते हो इस चैप्टर का, 3D ज्योमेट्री का, और ये सबसे आसान चैप्टर है 3D ज्योमेट्री। बच्चों को बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है, बट क्या हुआ कि अगर आप इसको समझ कर इस चैप्टर को करोगे तो ये बहुत ही ज्यादा आसान लगने वाला है ये चैप्टर। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि इसमें ये वाला चैप्टर हो गया और ये लीनियर प्रोग्रामिंग वाला, इसमें चीजें आपको दिख रही है 3D में कि भाई एक स्पेस में अगर ये कोई चीज रख दी और एक स्पेस में यहां पे रख दी, मींस एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, यहां पे रखा है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, उसके लिए आपको एक रेफरेंस वैल्यू लेनी पड़ेगी कि कहां से रेफरेंस लेके इसका डिस्टेंस मेजर करोगे। ठीक है, ये रेफरेंस वगैरह के बारे में बात करेंगे हम डिटेल में। और ये जो फिर उसके बाद आता है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। भाई देखो इसमें तो मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई कहां डेली की लाइफ में आपको चीजें यूज हो रही है, बट ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग है, जो लीनियर, इसमें आपको क्वेश्चन में ही दिख जाएगा। जब आप क्या करोगे, किसी भी इक्वेशंस को लोगे तो उसमें आप क्या करो, मैक्सिमाइज कर रहे होगे या मिनिमाइज कर रहे होगे, प्रॉफिट निकाल रहे होगे या लॉस निकाल रहे हो। सपोज करो आप चावल लेके आते हो और गेहूं लेके आते हो, तो किसी रेट पे लेके आओगे तो आप किस रेट पर बेचो कि इससे मैक्सिमम प्रॉफिट आए। इन सारी चीजों के बारे में देखेंगे कि मिनिमम कितना प्राइस होना चाहिए कि हमें घाटा भी नहीं हो और प्रॉफिट भी होगा। तो ये सारी चीजें हम किस में देखेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग में। ये तो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा ईजी होता है, क्योंकि इसमें क्या देखते हो कि अगर मान लो आप कोई किसी कंपनी में हो या किसी कंपनी का प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो आप क्या देखोगे, पहले भाई कि इनपुट क्या आ रहा है, कितने तरीके के इनपुट है, उस इनपुट को यूज करके इक्वेशंस बना के मैक्सिमाइज करना है। वो चीज किसमें, ग्राफ के थ्रू किसमें देखोगे, लीनियर प्रोग्रामिंग में। ये बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है। इससे और इससे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बनते हैं, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग से, प्रोबेबिलिटी से। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट जो चैप्टर आता है भाई सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अमेजिंग चैप्टर, प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना। भाई ये चैप्टर को प्रोबेबिलिटी ना बोल के मैं इस चैप्टर को लॉजिकल चैप्टर बोलूं, या लॉजिक जिसमें लगाना हो वो चैप्टर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि देखो इसमें आप बेस थ्योरम पढ़ोगे, कंडीशनल थ्योरम्स वगैरह तो पढ़ोगे, बस उस थ्योरम को पढ़ने के लिए पहले आपको कुछ सैंपल स्पेस बनाने पड़ेंगे, कुछ इवेंट्स बनाने पड़ेंगे आपको, और वो जो इवेंट्स होंगे, सैंपल स्पेसेस होंगे, वो तब जाके बेस थ्योरम में हेल्प करेंगे। मींस अगर आपको सैंपल स्पेस बनाना नहीं आता है, कंडीशंस बनाने नहीं आ रही हैं, आपको अपना दिमाग लगाने नहीं आ रहा है, तो आप कैसे बेस थ्योरम के फॉर्मूले में उस कंडीशंस को पुट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये जो प्रोबेबिलिटी आप 10th 11th से पढ़ते आ रहे हो, 10th 11th 12th में भी पढ़ोगे प्रोबेबिलिटी, और ये जो प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। इसमें क्या होता है कि आप अपना दिमाग लगाना सीख रहे होते हो, दिमाग लगाओगे फिर फॉर्मूले में पुट करोगे। जब तक आप सैंपल स्पेस या इवेंट्स नहीं निकालना सीखोगे तब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है इस प्रोबेबिलिटी में। समझ में आ रहा है बच्चों? मींस इस चैप्टर को बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लॉजिकल चैप्टर है। लॉजिकल मींस इसमें क्या कहता है कि अगर आपने कोई लॉजिक लगा रहे हो, या मान लो किसी प्रॉब्लम आपको स्टेटमेंट्स दे देगा, उस स्टेटमेंट को आपको पहले सैंपल स्पेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसको इवेंट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके फॉर्मूले में यूज करना पड़ेगा, तब जाके आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो सैंपल स्पेस बनाना है, इवेंट्स बनाने हैं, तो वो तो आपको बनाने हैं, फॉर्मूले तो बाद में यूज होंगे, तो उसके लिए आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। अगर सैंपल स्पेस में अगर एक भी डिजिट या एक भी वैल्यू गलत होगी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये प्रोबेबिलिटी, और इसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, अभी हमने क्या पढ़ा, देखो वैसे पढ़ा तो हमने कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है, हमने क्या करी है, इंट्रो किया है। क्या किया है? इंट्रो किया है। क्लास 12th की मैथ्स की बुक का इंट्रो किया है। मींस अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्या है क्या नहीं, बस हमने सिंपल सा देखा है कि भाई एक इंडेक्स का माइंड मैप बनाने की कोशिश करी है कि ये जो इंडेक्स है हमारे दिमाग में छप जाए। क्लास 12th की मैथ्स की बुक में हमें ये पढ़ना है। मींस ये जो 13 के 13 चैप्टर है आपके दिमाग में छप जाने चाहिए कि भाई ये चैप्टर के नाम याद हो जाने चाहिए आपको। ठीक है बच्चों,
अगर चैप्टर के नाम याद हो जाएंगे तो आपका आधा काम हो गया, फिर आधा काम चैप्टर को समझ के कर लेंगे। अब ठीक है बच्चों, तो इस सारे चैप्टर्स के बारे में हमने देखा, और ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में थोड़ी थोड़ी चीजें देखिए कि भाई क्या 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 चीजें हमें पढ़नी है, ताकि आपके दिमाग में थोड़ी सी समझ बन जाए कि हमें 12th क्लास की मैथ्स की बुक में ये पढ़ना है। ठीक है बच्चों, और बाकी ये जो चीजें हैं डिटेल में हम बात करेंगे विथ एप्लीकेशन। विथ एप्लीकेशन देखो, हमारा मोटिव सबसे बड़ा ये रहेगा, या सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव रहेगा कि इन सारी चीजों की एप्लीकेशंस क्या है, डेली की लाइफ में यूज क्या हो रहा है। एक पल के लिए हम क्वेश्चन मान लो क्वेश्चन तो हम सॉल्व करेंगे ही हर किसी का, बट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम उस चीज के बारे में जानेंगे कि भाई ये किस तरीके का क्वेश्चन है, किस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है ये क्वेश्चन, ताकि एंट्रेंस जो दोगे आप या एंट्रेंस एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिले। और मैं बार बार इस चैनल पे बार बार यही रिपीट करूंगा, एप्लीकेशन एप्लीकेशन एप्लीकेशन। चाहे हम फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, सब में हम एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे कि भाई डेली में की लाइफ में क्या यूज हो रहा है, कैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, एप्लीकेशन बेस्ड चैनल होगा ये। ठीक है बच्चों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो वीडियो होगी हमारी रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। और रिलेशन एंड फंक्शन का पहले माइंड मैप होगा, फिर रिलेशन एंड फंक्शन के टॉपिक्स होंगे, सब टॉपिक्स होंगे, टाइप्स होंगे, फिर रिलेशन एंड फंक्शन के कुछ जो मेथड्स होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है वो होगा, फिर उसके बाद आएगा क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इस टॉपिक के क्वेश्चन। ऐसे ही करके हम इस पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। चलो बच्चों, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।